हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, गुण विज्ञानीय अध्याय। इससे पहले पदार्थ विज्ञान के 3 चैप्टर मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये पदार्थ विज्ञान का द्रव्य चैप्टर और गुण चैप्टर, ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द्रव्य चैप्टर मैंने आपको पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है। अब ये गुण चैप्टर है, ये गुण और द्रव्य दोनों में से किसी एक चैप्टर में से या फिर कभी कभी दोनों चैप्टरों में से ही 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द्रव्य में पाए जाने वाले जो गुरु लघु, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि गुण किसे कहते हैं। जो द्रव्य मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था क्या होते हैं द्रव्य। तो जो द्रव्य में पाए जाने वाले गुरु लघु शीत उष्ण आदि जो भौतिक धर्म होते हैं, इन्हीं को गुण बोला जाता है। जो गुरु लघु शीत उष्ण आदि ये जो भौतिक धर्म है, इन्हीं को ही गुण बोला जाता है। अब मैंने आपको बताए थे कि वात पित्त कफ जो चैप्टर पढ़ाए थे उनमें मैंने वात के गुण बताए थे, तत्रुक्षो लघु शीत कर। तो वो जो लघु शीत ये सब ये इन्हें ही गुण बोला जाता है। अब वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थ में जो गुण को दूसरा स्थान दिया है और गुण हमेशा द्रव्य में आश्रित रहता है। चरक संहिता ने षट पदार्थ में द्रव्य को तीसरा स्थान दिया गया है। यहाँ पर चरक संहिता ने जो षट पदार्थ है उसमें गुण को तीसरा स्थान दिया गया है। आपने इनके कर्म याद करे होंगे। चरक संहिता के अनुसार सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय ये वाला होता है कर्म, और जो वैशेषिक दर्शन है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ऐसे होता है। ये दोनों कर्म आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर गुण की व्युत्पत्ति का वर्णन किया गया है। गुण की व्युत्पत्ति गुण आमंत्रण है, इस धातु से गुण शब्द बना है। अब इसके बाद यहाँ पर गुण का निरुक्ति बताई गई है। गुण्यते आमंत्रिते लोके अनेनिति गुणा, मतलब जिसके कारण लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण बोलते हैं। अब आप समझ लीजिए कोई एक द्रव्य है, समझ लीजिए आपके पास एक बॉल है, बॉल मतलब गेंद। तो उसकी ओर आप आकर्षित किसकी वजह से होते हैं? उसके रंग, उसके स्वरूप, उसके कार्य जो होते हैं। तो जो उसका रंग है, स्वरूप है, तो उसे ही गुण बोला जाता है, क्योंकि गुण के द्वारा ही लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर गुण के लक्षण बताए गए हैं। गुण के लक्षण होते हैं द्रव्यों में रहने वाला और संयोग विभाग में कारण ना हो। जो द्रव्यों में तो रहता है लेकिन ये संयोग और विभाग में कारण नहीं होता। जो कर्म होता है वो संयोग विभाग में कारण होता है, गुण संयोग और विभाग में कारण नहीं होता। अब यहाँ पे द्रव्य आश्रय के बारे में बताया गया है कि गुण द्रव्य में आश्रित कैसे होता है। गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। गुण ऐसा नहीं है कि खाली आपको कलर दिख जाए, वो किसी न किसी द्रव्य में होगा। जैसे बॉल है तो बॉल एक द्रव्य हो गई और उसका लाल कलर होना ये कलर हो गया है। तो गुण हमेशा द्रव्य के अंदर ही आश्रित रहता है। ऐसा नहीं कि हमें लाल कलर अलग से दिख जाए बिना बॉल के, तो ऐसा नहीं होता। किसी न किसी द्रव्य में ही गुण आश्रित होता है। ये केवल बॉल का मैंने आपका एग्जाम्पल दे के समझाने के लिए बताया है। अब इसके बाद यहाँ पर गुणवान, गुण का अपना कोई गुण नहीं होता। तो जो गुण होता है उसका अपना कोई गुण नहीं होता। यहाँ पर जो गुण संयोग और विभाग की अपेक्षा में कारण नहीं होता, परंतु कर्म जो होता है वो संयोग और विभाग में कारण होता है। अब इसके बाद यहाँ पर वैधर्म में ये जो है गुण का मूर्त स्थूल रूप ये सब बताए गए हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर समवाय तो निचेष्ट कारण गुण, ये चरक संहिता के अनुसार गुण के लक्षण है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला श्लोक आपको याद करना है। मतलब जो समवाय कारण समवाय हो और चेष्टा रहित हो उसे ही गुण कहा जाता है। अब यहाँ पर समवाय का मतलब बताया गया है। समवाय मतलब किसी के आश्रित रहता है। गुण, अभी मैंने आपको बॉल का एग्जाम्पल देके बताया था कि गुण स्वतंत्र नहीं रहता, वो द्रव्य में आश्रित रहता है। तो गुण हमेशा किसी द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए उसे समवाय कहा गया है। अब यहाँ पर निचेष्ट मतलब चेष्टा नहीं करता गुण, ये निचेष्ट बोला गया है, मतलब गुण की कोई चेष्टा नहीं होती। कारण, गुण अपने समान गुणों की वृद्धि करने वाला होता है। अब हमने चरक संहिता में चैप्टर नंबर 1 में भी देख रखा होगा आपने कि गुण कैसा होता है।
जो गुण है वो समवाय कारण होता है। और समवाय किसे कहते हैं? जो सामान्य किसे कहते हैं? जो अपने समान गुणों की वृद्धि करे। तो गुण भी अपने समान गुणों की वृद्धि करता है। जैसे कि हमने पढ़ा था सामान्य विशेष में, जो सामान्य होता है वो हमेशा सामान्य की अपने समान गुणों की वृद्धि करता है। उसी तरह जो गुण है वो अपने समान गुणों की वृद्धि करता है। अब शुक्र के गुण जो होते हैं, शुक्र जो होता है शीत होता है, ऐसे ही गुण घृत और दूध में भी पाए जाते हैं। तभी जो घृत और दूध है वो शुक्र की वृद्धि करता है। तो ये सामान्य अपने गुणों की वृद्धि करने वाला होता है। अब इसके बाद गुणत जाति के साथ वाले को गुण कहा गया है। जो द्रव्य में आश्रित है गुण, ये अलग अलग आचारों के अनुसार मत है, पर बात सबकी वही है कि गुण जो है वो गुण रहित होता है, उसका अपना कोई गुण नहीं होता और क्रियाहीन होता है। अब यहाँ पर द्रव्य में आश्रित रहने वाला, गुण रहित, ये सब ने वही बात मानी है, एक ही बात सब ने बोला है। अब यहाँ पर गुणों का वर्गीकरण, मतलब गुण को बांटा कैसे गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अलग अलग आचार्यों के अनुसार पेपर में आ जाता है। गुणों का वर्गीकरण बताइए। तो वैशेषिक दर्शन ने 17 गुणों का वर्णन किया गया है। इन्होंने कौन कौन से 17 गुण माने हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। इन 17 गुणों को इन्होंने माना है। और प्रशस्त भाष्य में वैशेषिक दर्शन ने जो 7 गुण माने हैं, ये इनको अतिरिक्त माना है। तो टोटल 24 गुण हो गए हैं। अब न्याय दर्शन के अनुसार 24 गुणों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर चरक के अनुसार ये देखो, ये वाले ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में डायरेक्ट आ जाता है कि आचार्य चरक के अनुसार गुणों की संख्या का वर्णन करें, सीधा 10 मार्क्स में। तो इसमें आपको ये वाला श्लोक लिखना होता है, सार्था गुरुवादियो बुद्धि प्रत्यंता प्रयादय गुणा प्रोक्ता। अब इसके बाद ये गुणों का वर्गीकरण कर दिया है यहाँ पर, मतलब गुणों को डिफ्रेंशिएट कर दिया है, कि बांट दिया गया है कि टोटल गुण 41 होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार भी और आचार्य चरक के अनुसार। कई बार पेपर में ऐसे भी आ जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार गुणों का वर्गीकरण करें, तो आपको डरना नहीं है। ये आयुर्वेद के अनुसार और चरक के अनुसार सामान्य यही गुण 41 ही माने गए हैं। तो इसमें सार्था गुण जो होते हैं वो 5 होते हैं, गुरुवादी गुण 20 होते हैं, बुद्धि प्रयत्नता 6 होते हैं और परादि गुण 10 होते हैं। तो टोटल 41 गुणों का वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर 41 गुणों का कैसे बांटा गया है वो बताया गया है। यहाँ पर जो 41 गुण माने गए हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार बताया है। जो सार्था 5 गुण होते हैं, तो वो सार्था 5 गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो है सार्थ गुण होते हैं, ये इंद्रियों के गुण भी बोला जाता है इन्हें। ये 5 होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गुरुवादि गुण कुल 20 होते हैं। गुरु मंद आपको गुरुवादि गुण के लिए ये सारे गुण याद करने हैं, पर इसको मैं याद करने के बहुत ही अच्छे से बताता हूँ आपको। एक ही श्लोक में सारे गुण याद हो जाएंगे। आध्यात्मिक गुण बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न होते हैं। आध्यात्मिक गुण 6 माने गए हैं। और जो परादि गुण है, पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथक्तत्व, परिणाम, संस्कार और अभ्यास। आपको ये वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको गुरुवादि गुण का एक बार एक श्लोक बताता हूँ कि गुरुवादि गुण को आप कैसे याद करोगे। गुरुवादि गुण के लिए एक सेकंड, ये गुरुवादि गुण का श्लोक आपको देखिए, ये रहा गुरुवादि गुण याद करने का कि कौन कौन से गुरुवादि गुण होते हैं। गुरु मंद हीम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा सूक्ष्म विशद विशंति साविपर्याय। मतलब कि आपको केवल ये इधर इधर के याद करने हैं, इसके फिर विपरीत ये वाले गुण होते हैं 10 ये वाले गुण, 10 इसके विपरीत गुण। तो गुरु मंद हीम स्निग्ध सुलक्षण सांद्र मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद। तो गुरु का गुण हो गया लघु, मंद का गुण हो गया तीक्ष्ण, शीत का उष्ण, स्निग्ध का रूक्ष्ण और सलक्षण का खर। स्निग्ध का रूक्ष्ण और सलक्षण का खर, मंद का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का चल, सूक्ष्म का स्थूल और विशद का पिछल। ये गुण माने गए हैं गुरुवादि गुण को। टोटल इनकी संख्या 20 बताई गई है।
10 आपको याद करने हैं, ये वाले श्लोक से हो जाएंगे। इसमें साफ लिखा हुआ है गुरु मंद हिम स्निग्ध सुलक्षण शांत मृदु स्थिर सूक्ष्म विशद विशंति सविप्राय। सविप्राय मतलब उसके विपरीत, फिर और 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसको अभी अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। एक एक गुण को हमें बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करना है। इसके बाद यहाँ पर अभी हम गुणों का वर्गीकरण बता रहे थे। गुणों को 2 भागों में और बांटा गया है, एक आध्यात्मिक, एक आदि भौतिक होते हैं और एक आध्यात्मिक होते हैं। आदि भौतिक गुण जो होते हैं वो भौतिक मतलब सामान्य गुण और विशेष गुण 2 का बताए गए हैं। आदि भौतिक गुण सामान्य और विशेष। इसमें सामान्य और विशेष में जो सामान्य है उनको गुरुवादी और परादी, मतलब कि ये ऊपर वाली जो हमने टेबल पढ़ी है इसमें से ये गुरुवादी और सार्थ और गुरुवादी नहीं, गुरुवादी और परादी गुण, ये वाले गुरुवादी और परादी गुण, इसको यहाँ पर सामान्य गुण बताया गया है। सामान्य गुण भी इसको बोला गया है, गुरुवादी 20 और परादी 10, टोटल 30 गुणों को। और जो विशेष गुण है, विशेष मतलब जो इंद्रियों में प्रेजेंट होते हैं वो सार्था माने गए हैं, 5 होते हैं सार्था। और यहाँ पर आध्यात्मिक गुण 6 माने गए हैं। आध्यात्मिक गुण किसे बोला गया है यहाँ पर, ये होते हैं हमारे बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये हमारे आध्यात्मिक गुण होते हैं। अब यहाँ पर जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सार्था, मतलब कि ये वाले स्टार्टिंग वाले। अब ये जो हमने टेबल पढ़ी थी इसको एक एक गुणों को बहुत ही अच्छे से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम सार्था गुण देख रहे हैं। सार्था गुण के में पहला गुण है यहाँ पर सबसे पहले सार्था गुण के पर्याय। कई बार पेपर में आ जाता है कि इंद्रिय गुण बताइए, तो आपको सार्था गुण और इंद्रिय गुण और वैशेषिक गुण ये सामान्य होते हैं। ये आपको ये एक वो है ट्रिक VVIAS, तो इसके अनुसार आप याद कर सकते हैं कि सार्थ गुण को क्या क्या बोलते हैं। वैशेषिक गुण, विशेष गुण, इंद्रिय गुण, स्वाभाविक गुण तथा अर्थ गुण, ये जो हम सार्थ गुण को बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले शब्द आता है इसमें। तो शब्द क्या होता है, श्रोत ग्रहो गुण शब्दा। सिर्फ आपको इतना जितना मैंने अंडरलाइन करा है ये याद करना है श्लोक में। श्रोत ग्रहो गुण शब्दा मतलब जिसे श्रोत इंद्रिय किसे कहते हैं, कान, जिसे कानों द्वारा सुना जाए उसे शब्द गुण कहते हैं। शब्दों को कानों द्वारा सुना जाता है, जिसे श्रोत इंद्रिय से जाना जाता है। श्रोत इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है, कर्ण, तो जिसे कानों से जाना जाता है उसे शब्द गुण कहते हैं। शब्द गुण में केवल आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। अब शब्द गुण 2 भेद होते हैं शब्द गुण के, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। जो शंख हम बजाते हैं घर में, शंख आदि से जो निर्माण होने वाले जो शब्द हैं उसे ध्वन्यात्मक कहते हैं। और वर्णात्मक जो हम मुख से बोले जाने वाले जो शब्द हैं उन्हें वर्णात्मक। यहाँ पे ये लिखा हुआ है शब्द के ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। शंख और इन सबसे बजने वाले जो ध्वन्यात्मक होते हैं और वर्णात्मक जो मुख से बोले जाने वाले। अब इसका चिकित्सीय महत्व बताया गया है। रोगों में इसका विशेष महत्व बताया गया है कि रोग और रोगी की परीक्षा शब्द गुण में बहुत ही महत्व है। जो आटोप होता है, आटोप मतलब पेट से जो गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज़ें आती हैं, तो वो आटोप भी उसकी परीक्षा किसके द्वारा की जाती है, शब्द के द्वारा ही हम उसकी परीक्षा शब्द गुण पर ही आधारित होती है। उसके शब्द मतलब उसकी आवाज़ को सुनकर ही हम पता लगाते हैं कि ये आटोप का रोगी है। और स्टेथोस्कोप जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड चेक करता है हार्ट की और लंग्स की। तो स्टेथोस्कोप में शब्द गुण, मॉडर्न के अनुसार जो स्टेथोस्कोप है वो शब्द गुण प्रधानियों से ही चिकित्सा होती है, शब्द गुण ही बनाया गया है। और प्रकर्षण मतलब टैपिंग करना, जो हाथ लगाकर टैप करके पता करते हैं कि सरफेस कौन कैसी आवाज़ आ रही है। देखिए ये परकशन की जो ये इमेज भी दी हुई है। अब यहाँ पर स्पर्श इंद्रिय, अगर हम स्पर्श गुण की बात करें तो त्वग इंद्रिय मात्र ग्रह गुण स्पर्शा, मतलब त्वग इंद्रिय मात्र ग्रह गुण स्पर्श का अर्थ है जिसे त्वचा इंद्रिय मतलब कि स्पर्श इंद्रिय से जाना जाए उसे, जिसे हम स्पर्श इंद्रिय से जानते हैं उसे स्पर्श कहते हैं। स्पर्श इंद्रिय से कैसे, मतलब त्वचा जो होती है हमारी स्पर्श इंद्रिय का अधिष्ठान होती है, तो त्वचा के द्वारा जो हम विषय को जान सकते हैं तो उसे
स्पर्श कहते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए सार्थ के भेद जो बताए गए हैं वो मतलब स्पर्श के जो भेद बताए गए हैं वो शीत और उष्ण। अब आपने देखा होगा जब भी हम हाथ से किसी चीज़ को छूते हैं या तो वो शीत मतलब ठंडी होगी या फिर वो गर्म होगी या फिर अनुशीत होगी, मतलब ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, गुनगुना जैसा। तो ये 3 तरीके के स्पर्श बताया गया है। अब स्पर्श में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। शब्द में किसकी प्रधानता थी? शब्द में केवल आकाश महाभूत की प्रधानता थी और यहाँ पर इसमें स्पर्श में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। मतलब कि आकाश को छोड़कर बाकी सभी महाभूत की प्रधानता स्पर्श में होती है। अब जल महाभूत का शीत, जो जल महाभूत की वजह से जो स्पर्श होता है, हम जिसकी चीज़ को छूते हैं तो वो शीत स्पर्श होता है। अग्नि महाभूत की वजह से उष्ण स्पर्श होता है और यहाँ पर पृथ्वी और वायु महाभूत की वजह से ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, मतलब अनुष्ण स्पर्श होता है। अब इसके बाद यहाँ पर स्पर्श जो है शीत, उष्ण, अनुष्ण, शीत, ये मैंने आपको बताया है ये स्पर्श होते हैं। जल महाभूत की प्रधानता से शीतन और अग्नि महाभूत की प्रधानता से उष्ण और पृथ्वी और वायु की प्रधानता से अनुष्णित स्पर्श होता है। अब इसके बाद यहाँ पर चिकित्सीय महत्व बताया गया है स्पर्श का। रोग और रोगी की परीक्षा के लिए स्पर्श गुण का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि जलोदर जो जैसे पेट में जिसे पानी भर जाता है तो उसे जलोदर बोलते हैं। तो उसकी परीक्षा के लिए इस हाथ पेट उधर पे स्टमक के एरिया पे हाथ लगा कर ही पता करा जाता है कि कहीं पेट में पानी तो नहीं भरा। तो वो स्पर्श परीक्षा इसी द्वारा, जलोदर की जो परीक्षा है वो स्पर्श के द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर देखिए लिखा है उधर जलोदर जो है उसका ज्ञान स्पर्श की द्वारा ही होता है। अब इसके बाद यहाँ पर ज्वर की परीक्षा, जैसे किसी को फीवर है तो फीवर को चेक करने के लिए भी उसे स्पर्श कर कर ही पता करा जाता है। नाड़ी मतलब कि नर्व्स जो हम चेक करते हैं, पल्सेस, तो उसकी जो परीक्षा है वो भी स्पर्श द्वारा ही पता करते हैं। और पाल्पिटेशन मतलब कि हाथ लगाकर टच कर कर देखना। यहाँ पर देखिए इमेज दी हुई है, तो उसकी परीक्षा भी हम स्पर्श गुण के द्वारा ही करते हैं। अब यहाँ पर रूप गुण की बात करिए। रूप गुण क्या होता है? चक्षु इंद्रिय से जो इस गुण को हम ग्रहण करते हैं उसे रूप गुण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए रूप गुण, जिस गुण में केवल चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है, मतलब नेत्रों से, आँखों से जिसे हम देख सकते हैं, जिसके कारण हम आँखों से देख सकते हैं, उसे गुण को रूप गुण कहते हैं। ये जो 7 भेद बताए गए हैं, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिल और चित्र। शुक्ल क्या होता है? वाइट। नील होता है ब्लू। पीत येलो। रक्त रेड। हरित ग्रीन और कपिल जो होता है वो येलोइश होता है। चित्र मतलब गोल्डन ब्राउनिश। ये 7 तरीके के हमारे भेद बताए गए हैं रूप के। इसके बाद रूप में पृथ्वी और जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता पाई जाती है। अब यही देखिए रूप के भेद जो मैंने आपको बताया है वही बताए गए हैं यहाँ पर। चिकित्सीय महत्व, रोग और रोगी की परीक्षा के लिए रूप गुण का विशेष महत्व बताया गया है। यहाँ पर देखिए त्वचा के नाखून, मुख, इन वर्ण की परीक्षा हम रूप गुण के कारण ही करते हैं। अब यहाँ पर दृक आकृति को देखकर परीक्षा जो की जाती है वो भी रूप गुण के कारण ही की जाती है। अब जैसे हम किसी भी चीज़ की परीक्षा करते हैं, किसी को देखते हैं तो वो रूप के द्वारा देखते हैं। जैसे टिटनस का जो रोगी होता है, धनुष्तम जिसे बोलते हैं, तो उसका शरीर अकड़ा हुआ धनुष के समान दिखाई देता है, तो वो भी रूप गुण के कारण ही उसकी हम परीक्षा करते हैं। अब बात आती है 4th नंबर के गुण की, रस गुण। रस इंद्रिय द्वारा जिसे जाना जाता है, जिस गुण को हम रस इंद्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं उसे रस गुण कहते हैं। रस इंद्रिय किससे कहते हैं? रस इंद्रिय का अधिष्ठान क्या है? हमारी जीवा, मतलब जीव के द्वारा जिस गुण को जाना जाता है उसे रस कहते हैं। अब इस रस गुण में केवल रस इंद्रियों का ही जाना जाता है। इस कहते हैं ये 6 भेद से माने गए हैं इसके, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस मैंने आपको क्रिया शरीर में बहुत ही अच्छे से बताए हैं यहाँ पर। और मैंने आपको पदार्थ विज्ञान के चैप्टर 1 में भी इन षड रस का अच्छे से वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखिए रस गुण में
पृथ्वी और जल महाभूत की प्रधानता बताई गई है। पृथ्वी में पूरे 6 रस होते हैं, केवल मधुर रस नहीं होता। मतलब कि पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं और जल में मधुर रस नहीं होता। यहाँ पर टोटल 6 रस जो माने गए हैं उनमें से। अब चिकित्सा महत्व, रोग और रोगी की परीक्षा के लिए रसगुण का विशेष महत्व माना गया है। अब जो मधुमेह रोगी है, मतलब शुगर के जो पेशेंट है, उनके मूत्र पे चींटियाँ जो हैं अधिक आती हैं, तो वो रसगुण के कारण हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट गुण आता है इसमें गंध गुण। घ्राण इंद्रिय, घ्राण ग्रहो गुण गंध, मतलब जिसे हम घ्राण इंद्रिय मतलब नासिका से जाना जा सकता है, उसे गंध गुण कहते हैं। ये गंध गुण के 2 भेद बताए गए हैं। इसके 2 भेद बताए गए हैं, एक तो सुगंध और एक दुर्गंध। ये 2 भेद बताए गए हैं, एक तो सुगंध और एक दुर्गंध, मतलब कि एक तो अच्छी गंध और एक दुर्गंध, बुरी गंध। ये 2 भेद बताए गए हैं। अब गंध में सुगंध और दुर्गंध, ये 2 भेद बताए गए हैं। गंध में केवल पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। अब रोगी की परीक्षा, रोग और रोगी की परीक्षा में गंध गुण का विशेष महत्व। देखो ये वाली लाइन, हर जो भी कोई अगर गुण आएगा तो उसमें आपको लिखनी है। रोग और रोगी की परीक्षा के लिए विशेष महत्व बताया गया है। जो मुख से गंध आती है, जो रक्तपित्त होता है तो उसमें मुख से मछली के समान जो गंध आती है वो आती है। देखो यहाँ पे लिखा है लोहा मछली के समान जो गंध आती है, तो रक्तपित्त रोगियों में आती है। इसके लक्षण से हम पता कर सकते हैं कि ये रक्तपित्त का रोगी है। वर्ण, जो त्वचा पे फोड़े फुंसी इन सब से में जो गंध, विकृत गंध हो जाती है, तो हम पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का रोगी है। अब यहाँ पे गुरुवादी गुण का वर्णन किया गया है। ये हमने यहाँ पे टोटल ये ऊपर बताए गए जो गुण हैं, इसमें से हमने यहाँ पर सार्थक गुण को अच्छे से पढ़ लिया है। अब ये गुरुवादी गुण है। अब ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 90% क्वेश्चन जो हैं गुरुवादी गुण से ही आते हैं, क्योंकि ये गुण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आप गुरुवादी गुण का वर्णन करें। तो गुरुवादी गुण को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में गुरुवादी गुण के लिए। थैंक यू।